हेलो एवरीवन, मैं उत्कृष्ट गुप्ता, एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिज्म डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं व्रेंच का कॉन्सेप्ट। व्रेंच तुम्हें पता होगा एक टूल होता है जो प्लम्बिंग में यूज होता है। अब यहाँ पे तुम देखो कि हम उसे कैसे यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं एज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आई होप यू एंजॉय जो हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं से कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। ये सिंपल सा चीज़ कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स और यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, वो सब के सब हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स पे काम आएगा। तो इनके थ्रू गो थ्रू होना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स और हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। साथ ही साथ हमारी यही सेम चीज़ कई अलग अलग फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। उसके हिसाब से भी हमें वो क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं ब्रेंच होता क्या है। बेसिकली वो एक फोर्स का एक्शन है जो कि डायरेक्शन, जो मोमेंट की डायरेक्शन है उसी में ही मोमेंट भी, फोर्स की डायरेक्शन में मोमेंट लगा हो। कहने का मतलब मेरा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोर्स किसी डायरेक्शन पे लग रहा है तो मेरा मोमेंट या तो उस डायरेक्शन में लग सकता है या उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। मैं मोमेंट को ऐसे कर्ल करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे, ऐसे इन द सेंस ऐसे, और मेरा ये ऐसे जा रहा है, पॉइंट कर रहा है। सो ओवरऑल मैं, अगर ये सिनेरियो आता है कि मेरा फोर्स और मोमेंट एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, भले एक सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं या फिर अब एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो सेम लाइन और एक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, तो वो रेंच बनता है। रेंच का एक्शन बेसिकली क्या होता है, चीज को घुमाना, देन उसे मूव करना। क्यों घुमाएगा कौन? मोमेंट। मोमेंट उसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की, मतलब रोटेट करने की कोशिश करेगा। बट जो फोर्स होगा वो उसे आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, वो चीज घूम भी रही है। जैसे मैं इस पर अगर रेंच लगाऊंगा तो घूमते घूमते आगे बढ़ेगी, जैसे स्क्रू होता है। अगर मोमेंट और हमारा जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन में पॉइंट करे तो उसे पॉजिटिव रेंच बोलते हैं। अगर वही एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में करें तो उसे नेगेटिव रेंच बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होने चाहिए, नेगेटिव है तो साइन एंटी पैरेलल होना चाहिए। इससे कुछ सिंपल एग्जांपल, हमारे नेट जो होता है, जो स्क्रू स्क्रू ड्राइवर के थ्रू नेट को टाइट करें, बेसिकली क्या होता है, हम उससे स्क्रू ड्राइवर को मूव करते हैं तो क्या होता है, धीमे धीमे हमारा स्क्रू ड्राइवर मूव अंदर की तरफ जाता है। वो चीज लीनियरली अंदर जा रही है, साथ में घूम भी रही है स्क्रू टाइट करते समय। सेकंड केस क्या होगा, बॉटल का कैप। बेसिकली क्या होता है, हम जो बॉटल लेते हैं, हमें बॉटल कैप खोलना है तो हम जो उसे घुमाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना सिर्फ वो घूमता रहता है, हम घूमते तो ऊपर भी मूव करता है, क्योंकि उसमें हमने एक ऐसे ऐसे स्पाइरल बना रखा है, इस वजह से वो घूमता भी है साथ में ऊपर भी उठता है। तो ये दोनों ही चीजें ही रेंच का एग्जाम्पल है। और किस टाइप के रेंच का एग्जाम्पल होगा, ये दोनों ही पॉजिटिव रेंच का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम इसे इस तरफ घुमाते हैं, स्क्रू हिसाब से बना होता है, स्क्रू ड्राइवर हिसाब से कि स्क्रू को हम घुमाते हैं तो अंदर की तरफ जाता है, जिस तरह हम घुमा रहे हैं उस तरफ अंदर जाता है। उस तरह से बॉटल, जिस बॉटल हम जिस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट होता है, हम ऐसे कर्ल करने की कोशिश करते हैं ना बॉटल को, तो वो बॉटल भी उस तरफ मूव करती है, इसलिए वो पॉजिटिव रेंच में आता है। नेगेटिव रेंच के भी काफी सारे एग्जाम्पल है, और हम कुछ स्क्रूज को ऐसे बना भी सकते हैं कि वो नेगेटिव वर्क करे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने एज अ बोल्डेड फॉर्म में लिखा है कि किसी भी फोर्स सिस्टम का, फोर्स में यहाँ पे मोमेंट को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि फोर्स और मोमेंट एक्सिस्ट कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम को मैं ब्रेंच की फॉर्म में लिख सकता हूँ जिसकी कोई यूनिक लाइन ऑफ एक्शन होगी। या मैं सभी फोर्सेस के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी फोर्स के सिस्टम जिसमें मोमेंट भी हो सकते हैं, उनको मिला के मैं एक इक्विवेलेंट ब्रेंच में चेंज कर सकता हूँ जिसकी पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन डिफाइन हो सकती है। ये हम अभी जस्ट आगे देखेंगे कैसे हम इस चीज को कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फोर्स कपल सिस्टम का रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि पॉइंट फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे और हमारा रेफरेंस पॉइंट है बी। पॉइंट बी हमारा रेफरेंस, उसके अबाउट फोर्स ए है। फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पे, इन दोनों के बीच में कुछ आर यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली क्या होगा कि इसकी वजह से इसमें मोमेंट एग्जिस्ट करता है, बट हमें इमेज में दिख नहीं रहा मोमेंट, हम बेसिकली डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फोर्स को दिखा रहे हैं। हमें क्या चाहिए कि हम मोमेंट को अलग दिखाएं, फोर्स को अलग दिखाएं, सो दैट हम उन्हें अलग अलग सॉल्व भी कर सकें, क्योंकि फोर्स को फोर्स में बैलेंस किया जाता है, मोमेंट को मोमेंट के साथ। तो ओवरऑल मुझे अब क्या करना होगा, फोर्स को निकालने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर, बी पॉइंट पे फोर्स लगाओ जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इसके जस्ट एंटी पैरेलल, जैसे इस इमेज में दिखाया ये माइनस एफ, एफ के एंटी पैरेलल है। अब इसी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एफ लगा दो पॉइंट बी पे, तो क्या होगा, एक फोर्स नीचे की तरफ है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ओवरऑल क्या होगा, थर्ड न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उनकी वजह से पॉइंट बी पे कोई फोर्स ही नहीं होगा इफेक्टिवली। तो सिस्टम में अभी भी नेट फोर्स उतना है, बट अभी एक चीज खास क्या हुई, ये प्रोसीजर करने से कि हमारे पास अब एक फोर्स नेगेटिव एफ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दूसरा फोर्स पॉजिटिव एफ की तरफ पॉइंट कर रहा है, दोनों के दोनों ही इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जो आर वेक्टर डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, वो नॉन कोलिनियर है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कपल कंडीशन, इन दोनों फोर्सेस के बीच में आर का वेक्टर है, तो हम इसे बेसिकली क्या कर सकते हैं, आर क्रॉस एफ से उस मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो मोमेंट इफेक्टिवली मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने पॉइंट बी पे प्लेस कर दिया, ये दो फोर्स चले आएंगे, वो मोमेंट बचेगा जो कि मैं आर क्रॉस एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वो पॉइंट बी पे लग गया, उसकी डायरेक्शन डिफाइन होगी, हमारा आर और एफ किस तरीके से पॉइंटेड है। इस इमेज में देख के तो लग रहा है कि वो थोड़ा सा प्लेन के बाहर निकलने की कोशिश करे, बट यहाँ एक्चुअली ये प्लेन पे है, जरूरत भी नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, एक फोर्स बचा जो पॉइंट बी पे बच गया, और हमारा एम जो मोमेंट था वो आर क्रॉस एफ से आ ही गया, तो हमारे पास ओवरऑल डिफाइन हो गया हमारा मोमेंट और फोर्स, दोनों अलग हो गए, हमारे अलग सॉल्व कर।
यही चीज हम अपोजिट भी कर सकते हैं, यही स्टेप्स को उल्टे डायरेक्शन में करो, यानी कि तुम्हारे पास एक फोर्स और मोमेंट दिया है, उसको तुम क्या करो, फोर्स को इस तरह से शिफ्ट करो कि वो मोमेंट का जो इफेक्ट है वो फोर्स ले जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, दो मोमेंट ऑफ फोर्सेस को इफेक्टिवली एज अ सिंगल फोर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम थर्ड इमेज से फर्स्ट इमेज की तरफ भी जा सकते हैं, तो दोनों तरफ इक्विवेलेंस है। अब यहाँ हम बात करते हैं हम रेंज के कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करने वाले हैं इस अभी जो डिस्कशन किया उसके थ्रू। एक पर्टिकुलर हमारा रिजल्टेंट आर ले लो और एक पर्टिकुलर मोमेंट एम ले लो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये आर्बिट्ररीली ऑर्डिनेटेड है इस तरह से कि ये कोई भी एंगल बना सकते हैं, हमें भी नहीं पता। ये हो सकता है एक प्लेन पे लाई कर रहा हूँ, हो सकता है एक प्लेन पे लाई नहीं भी कर रहा हूँ, बट फॉर मतलब दो चीजें तो प्लेन पे लाई करूँगी, बट जिस प्लेन पे हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ है जिसको हम प्लेन मान के चल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो उस तीनों चीजें एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत जनरल सिस्टम दिया है और मुझे पता है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैं क्या करूंगा, हमारे एम को कंपोनेंट्स लूंगा जो एक अलोंग आर होंगे और एक परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अब सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया, इस फोर्स को सिर्फ एक मतलब ये मान के चला है कि एम और आर हमारे एक ही परपेंडिकुलर है, सॉरी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा ये एनालिसिस काफी इजी हो जाए। बट हाँ, अगर ये हम मान के तीन कंपोनेंट भी करते हैं, मैं यहाँ दो कर रहा हूँ प्लेनर लेके, बट मैं इसे तीन कंपोनेंट में भी सॉल्व कर सकता हूँ। हम अगर दो का समझ जाएंगे कैसे करना है, तो हम तीन का भी समझ जाएंगे। तो यहाँ एक बार उससे स्टार्ट करते हैं कि मैंने मोमेंट एम को एक आर के अलोंग एम वन कॉम्पोनेंट दिया है और जो आर के परपेंडिकुलर से एम टू कॉम्पोनेंट दिया है। तो हमारे पास एक इस तरफ है और एक इस तरफ है मोमेंट्स है। तो ओवरऑल हमारा इमेज कुछ ऐसे। हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, ये वाला फोर्स तो चलो एम वन वाला जो है वो आर की तरफ पॉइंट कर ही रहा है पहले से, तो ये तो रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। बट दिक्कत क्या है, ये जो एम टू वाला कॉम्पोनेंट है, एम टू वाला कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ इस फोर्स नहीं है। मैं क्या करना है, इस फोर्स को उड़ाना है। तो मैं क्या करूँ, इस आर वाले, ये आर किसकी वजह से रहा है, आर की वजह से, रिजल्टेंट की वजह से मोमेंट है ये चीज नोट करो। एम रिजल्टेंट और मोमेंट ये दोनों एक ही सिस्टम की वजह से है, तो ये दोनों से इस चीज में एटलीस्ट रिलेटेड है। मुझे क्या करना है कि इस M2 के करस्पॉन्डिंग आर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, अगर मैं आर को कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा, मैं इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूँ फिर क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरा M2 की तरफ पॉइंट कर रहा है पहले प्लेन के पास। यू कैन सी विजुलाइज कि O से एक वेक्टर निकल रहा है जो इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, जो इन दोनों M1 और M2 के परपेंडिकुलर है, उसके अलॉन्ग एक वेक्टर जा रहा है, उसको मैं आर की तरफ कर्ल करूंगा, तो जिस तरह वो पॉइंट कर रहा होगा थंब मेरा वो M2 की तरफ है, तो इसका मतलब वो वेक्टर लॉ के हिसाब से मैं आर को अपने इस इमेज के अकॉर्डिंग राइट वर्ड शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ शिफ्ट करा, अब वो कितना डी से कर रहा हूँ, यहाँ मैंने डी को डिनोट कर रखा है, वो डी डिस्टेंस है। और डी डिस्टेंस कितना लेना है, वो डी डिस्टेंस इस हिसाब से लो कि मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये मेरे क्या है, स्केलर्स, तो इसलिए मैं इसे स्केलर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। मेरा बेसिकली जो डी होगा मुझे ऐसे लेना है कि वो M2 बाय आर की फॉर्म में। ठीक है, इतना डी मुझे शिफ्ट करना है सो दैट कि आर जो है, वो पॉइंट अबाउट देखो, जो ये अभी ये फोर्स है वो पूरा का पूरा मूवमेंट अपने अंदर कंज्यूम कर चुका है। बदले मैंने एक चीज और करी कि मैंने यहाँ पे माइनस आर और प्लस आर कर दिया। सेम चीज, मैं फोर्स का प्लस माइनस कर रहा हूँ, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि उसका कोई नेट इफेक्ट नहीं है, बट ये कहाँ काम आ रहा है, सिमिलर टू माई फोर्स कपल वाला चीज। ये पॉजिटिव आर और ये नेगेटिव आर, दोनों के दोनों इक्वल अपोजिट है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस इसलिए नॉन कोलिनियर है। तो इफेक्टिवली क्या बन गया, ये कपल, ये चीज जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, आर ऑन टू डी, आर इंटू डी M2। तो इन दोनों को मिला के वो हमारा डी वाले कपल कर रही है। यहाँ पे मैंने चीज को डिफाइन कर दिया, M2 को बेसिकली कपल की फॉर्म में दिखा दिया। अब क्या हुआ, आर और माइनस आर क्या है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये चीज तो हट गई, आर यहीं रह गया। एक बार इस चीज की वजह से डी अभी जो मोमेंट है वो तो है ही, M1 वाला मोमेंट जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि वो इस पूरे एनालिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो मेरा M1 वाला मोमेंट तो इस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रहा है। अब खास बात क्या है कि मोमेंट, मैंने बोला रिजिड बॉडी पे मोमेंट फ्री वेक्टर की तरह होता है, तुम उसे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ओ से उठा के शिफ्ट करता हूँ कुछ डी डिस्टेंस पे और आर के अलॉन्ग पॉइंट कर दूँ, तो भी वो वैलिड है। तो मैंने क्या किया, उसको M1 को मूव कर दिया और वो आर की तरफ वो पॉइंट कर रहा है। तो मेरा M और आर दोनों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की दोनों चीजें रेंज का काम कर रहे हैं, फोर्स और मोमेंट एक तरफ है। और M1 M से कम होगा क्योंकि M का वो कंपोनेंट है, बट रिजल्टेंट उतना ही है। मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट करा है, M2 वाला कंपोनेंट उसकी शिफ्टिंग में चला गया, बट M1 वाला इंटैक्ट है। तो मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर वेक्टर M है, मुझे वो मूवमेंट पता है, और मुझे अगर आर की डायरेक्शन पता है, ठीक है, आर की डायरेक्शन क्या हो, किससे डिनोट कर सकता हूँ, मैं आर कैप से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे M की डायरेक्शन पता है, मैं उसे M कैप से डिनोट कर लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे M1 निकालना है। M1 में कैसे निकालूंगा, वेक्टर्स के टर्म्स में, अगर मुझे वेक्टर पता होते हैं M और आर। M वेक्टर जो होता है हमारा, M1 जो होता है एज अ वेक्टर, वो बेसिकली ये होता है हमारा M वेक्टर का डॉट करना है हमें R से। ठीक है, वो हमारा होता M डॉट R।
ये उसका वो एक तरह से उसका शेडो बता रहा है कितना। हम इसे मल्टीप्लाई किससे करते हैं इस चीज़ को, आर का जो यूनिट वेक्टर है आर से, आर कैप से। ठीक, तो हमारा जो एम और आर का जो डॉट प्रोडक्ट है हमने उससे मिल गया हमारा m1, वो मैग्नीट्यूड बता रहा है उस वेक्टर का, और आर कैप की डायरेक्शन में होने की आर की डायरेक्शन में होने की वजह से आर कैप उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ओवरऑल मैं m1 को ऐसे निकाल सकता हूँ, मुझे m1 पता है, आर तो पता ही है ओवरऑल, तो मैं किसी भी फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेक्टर्स के फॉर्म में भी। और यहाँ पे यूनिक लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये कुछ डी डिस्टेंस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट कर रही है, और ये पूरे सिस्टम जो हमने शुरुआत करी थी कहाँ से, यहाँ से, इस सिस्टम को इफेक्टिवली एक रेंज की फॉर्म में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी वाली लाइन से डिनोट कर पा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक यूनिक लाइन ऑफ एक्शन भी है। तो हमने ओवरऑल जो चीज़ बोली थी कि हम किसी भी सिस्टम को उठा के एक रेंज की फॉर्म में बना सकते हैं विद यूनिक लाइन ऑफ एक्शन, वो हमने कर दिया। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और रेंचो कॉन्सेप्ट तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। ये काफ़ी है तो थोड़ा इलेबोरेटिव और थोड़ा स्टेप कंज्यूमिंग, बट ओवरऑल समझने में काफ़ी ईजी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन सी यू।